जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे कि तीनों विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है और क्या इनसे प्राप्त होने वाला मूल्य एक समान होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना की तीन विधियां हैं। पहली है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में सकल घरेलू उत्पाद आपको पता है हम अपने देश का ही सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं। तो तीनों विधियों में ये आएगा किसी देश में, और ये जो गणना की जाती है वो एक वर्ष में हर एक वर्ष बाद की जाती है। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, अब इनका जो भी मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो हमने क्या याद किया, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम, ये अंतिम वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अंतिम का अर्थ होता है कि कपास है, कपास से कपड़ा बना, कपड़े से शर्ट बनी। यदि हमने शर्ट इन तीनों के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल कर दिया तो राष्ट्रीय आय बहुत बड़ी दिखेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल शर्ट के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे आप 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा और आपको ये ऐसी ही परिभाषा याद करना है। आय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे करते हैं, तो किसी देश में एक वर्ष में, ये आपका देश हो गया, इस चित्र से आपको याद है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित, किसी देश में एक वर्ष में सभी उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। किसी देश में एक वर्ष में सभी उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त आय के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए कि एक वर्ष में आपने भूमिपति को 100 रुपये दिए, पूंजीपति को 100 रुपये दिए, श्रमिक, संगठनकर्ता और साहसी को भी 100 रुपये दे दिए, तो आपकी राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। तो भूमिपति को हम लगान देते हैं, मजदूर को मजदूरी देते हैं, पूंजीपति को ब्याज, संगठनकर्ता को वेतन और साहसी को लाभ या हानि। तो इन सभी के योग से हमें सकल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू, आप यहाँ राष्ट्रीय आय की जगह क्या लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। तो आपको इस फॉर्मूले में सकल घरेलू उत्पाद लिखना है। अब अगली विधि जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं वो है व्यय विधि। व्यय विधि का अर्थ होता है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त, आप एक वर्ष में आप मान लीजिए व्यय करेंगे, आपको पैसे मिल जाए, पापा ने 100 रुपये दिए, तो मान लीजिए 50 रुपये का आपने कुछ खा लिया और 50 रुपये बचे तो क्या करोगे, बैंक में जमा कर दोगे या कहीं ऐसी जगह लगा दोगे जिससे कि ये बढ़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, निवेश। तो आपकी जो उपभोग और निवेश दोनों को यदि हम जोड़ लें तो व्यय विधि द्वारा हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो किसी देश में एक वर्ष में समस्त अंतिम उपभोग और निवेश व्यय के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका फॉर्मूला है उपभोग व्यय और निवेश व्यय। ये हम जोड़ लें तो व्यक्ति की बात हुई, सरकार भी उपभोग करती है और हम जो पैसा हमारे पास होता है वो हम शुद्ध निर्यात का मतलब होता है आयात माइनस निर्यात। तो या तो हम उसमें को आयात में खर्च करते हैं या निर्यात में, तो आयात में से हम निर्यात को माइनस कर देते हैं तो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। तो यदि हम इन सभी को जोड़ लें तो हमें व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। अब पूछा गया क्या इन तीनों विधियों से प्राप्त मूल्य बराबर होता है, तो हाँ बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये का उत्पादन हुआ किसी देश में, तो ये क्या हो गया, एक उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। फिर आपने 500 रुपये उत्पत्ति के साधनों को भुगतान कर दिए, तो ये क्या हुआ, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय।
और 500 रुपये में से 200 रुपये तो आपने उपभोग पर खर्च किए और 300 रुपये का आपने निवेश कर दिया। तो ये क्या हो गया, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। तो तीनों विधि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय का योग कैसा होता है, बराबर होता है। थैंक यू।